हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो सेकेंड यूनिट है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अंडर इट्स प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक दे रखा है आपकी यूनिट में, तो इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है। तो यहाँ पर जिस यूनिट में जैसे जैसे देखिए फर्स्ट यूनिट है, उसके बाद सेकेंड यूनिट है, तो अब ये आपकी थर्ड यूनिट चल रही है। तो इसमें जैसे जैसे यूनिट वाइज कंटेंट बढ़ता जा रहा है, आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कंटेंट का वो बढ़ता जा रहा है। तो इस यूनिट में इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स रखे गए हैं जो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को इनिशिएट करें कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इफ़ेक्ट उनके द्वारा समाज पर पड़ता है और कैसे इस एजुकेशन का यूज़ करते हुए वो सामाजिक जो भी इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड उनको सॉल्व कर सकते हैं और जो सामान्य है उसको इसके प्रति अवेयर कर सकते हैं। तो पहले तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आपको खुद ही समझने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। तो पर्यावरण जागरूकता क्यों ज़रूरी है कि देखिए जो हमारा पर्यावरण है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। हर जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, मानव जीवन में इन घटकों का जो बोथ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ है और कैसे कैसे इनको हम ग्रो कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता जा रहा है और जो भी मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी सुख सुविधाओं के रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, उससे इन जैविक और अजैविक घटकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, किस तरीके से इनकी क्षमता को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी क्षमता का दोहन करेंगे, इन सारे घटकों का दोहन करेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल अवेयरनेस आप लोगों को ये समझाने की बहुत ही आवश्यकता है कि किस तरीके से ये जैविक और अजैविक घटक आपस में सामंजस्य बिठाते हुए क्रियाकलापों से एक संतुलन, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये इन्वायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होने लगता है। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको समझना है, उसके प्रति आपको अवेयर होना है और अवेयर होकर केवल अवेयर ही नहीं होना, केवल जागरूकता ही नहीं फैलानी है, खुद को जागरूक ही नहीं करना है, साथ में उसका प्रोटेक्शन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक साथ कंबाइंड करती हैं। तो इनको समझने से पहले हमें समझना होगा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है। इस जो टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ इसके एम हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि पर्यावरण के जो भी अजैविक घटक हैं, उनका जो आपस में कॉम्बिनेशन है, उनका जो बैलेंस है, उसके बारे में आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को क्रिएट करते हैं, उन फैक्टर्स को आप समझ सकें, उन फैक्टर्स को पहचान सकें, पर्यावरण के प्रति भावनात्मक विचारधाराएं आपके अंदर जागरूक हों। यही उद्देश्य लेते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो भी एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी है, उन पर्सनालिटी में जो पर्यावरण के प्रति मूल्य हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, भावनाएँ हैं, उनको हमें उत्पन्न करना है, उनको हमें इनिशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि कैसे हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए हम 3 तरीके से सीखते हैं। कुछ तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छात्रों को अगर हम बता रहे हैं कोई बात तो वो सुनकर सीख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उनको कुछ दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, तो वो देख कर सीख रहे हैं। और अगर कुछ आपस में कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे आपने एक्टिविटीज़ की थी संजय वन में जाकर एक्टिविटी की थी, या फिर आप कोई वृक्षारोपण वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को करके सीख रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ये तीनों ही एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
इनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, उनके अंदर इन पक्षों को जागरूक कर सकते हैं। और इन पक्षों में देखिए ये 3 पक्ष ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बनते हैं। एक तो ज्ञानात्मक हैं, भावात्मक हैं और उसके अलावा क्रियात्मक हैं। तो इसी के बेसिस पर आपको ज्ञान भी दिया जा रहा है, इसी के बेसिस पर आपको इन्वायरमेंटल अवेयर भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को समझिए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, जिसके प्रति लोगों को अवेयर करना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये फैक्ट दे रखा है कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये ही नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्षमता कम हो रही है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम अपने अनुसार सोच समझ कर अवेयर रहते हुए यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ओजोन डिप्लीशन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आ रहे हैं, एसिड रेन आ रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रही हैं जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर सभी मानव जाति को इस बारे में सोचने की बहुत ही जल्द आवश्यकता है। तो इसके लिए हम जो भी मैन है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसको हम अवेयर करते हैं उन रिसोर्सेज के बारे में कि मैनकाइंड को हम अवेयर करते हुए ये बताएंगे कि किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है। अब डिग्रेड हो रहा है तो कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से डिग्रेड हो रहा है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो देखिए, लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड, एयर एंड वाटर ये बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट तत्व हैं जिनकी वजह से ही हम अपने जीवन को सामान्य रूप से चला सकते हैं। अगर हमारे पास रहने के लिए सही भूमि नहीं होगी, उर्वरकता नहीं होगी उस भूमि में, उस लैंड में, तो ना ही हमें फसल मिल पाएगी, ना ही उसकी खेती हो पाएगी, ना ही जो फसलें हैं जिसके बेसिस पर हम जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है खाने के ऊपर, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम शुद्ध हवा नहीं लेंगे तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगी। और वाटर तो जल तो जीवन है ही, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो इन तीनों तत्वों में एक सामान्य संतुलन बनाए रखना, उसको फ्रेश रखना, उसको डे टू डे हम ये इस तरीके से यूज़ करें कि हम अवेयर होते हुए यूज़ करें कि इसका दोहन ना हो सके और इसको हम पोल्यूट ना कर सकें। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है पूरे अर्थ में, वो बहुत ही कम % है रादर देन जो सी वाटर है। तो हमें इस चीज़ को सोचते हुए समझते हुए ही इसके बारे में पता रखना चाहिए। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर एक से ज़्यादा एक स्थान पर कहा जाए कि इस क्षेत्रफल में इतनी जनसंख्या ही रह सकती है और अगर उससे दुगनी जनसंख्या वहाँ पर रहने लगे तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज का और वहाँ के लैंड का, वहाँ की सारी चीज़ों का दबाव अपने आप क्रिएट होने लगेगा। तो ये जो एक्सेसिव प्रेशर है लैंड पर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता जा रहा है, तो ये भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिज़ास्टर को लेकर हमारे पास आता है, जिसकी वजह से हम एकदम से पेंडेमिक से गुजर चुके हैं, एक तरह से वाटर सप्लाई से गुजर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज से गुजर चुके हैं। तो ये सब मिलकर आपस में जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट करते हैं। तो ये हमें सोचकर समझकर आइडेंटिफाई करके ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उनके अनुसार ही हमें अपनी दैनिक जीवनचर्या को चलाना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये किसी से छुपा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिग्रेड हो रही है, क्योंकि जो भी धुआं निकल रहा है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही और उनका मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, लेकिन हमें ये सोचते समझते सारी इंडस्ट्रीज़ को समझना चाहिए कि किस तरीके से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वो खुले में, एयर में
जब एक्सपैंड करते हैं तो उसको पहले ट्रीटमेंट करें उस वेस्ट का, उसको ट्रीट करके उस ट्रीटेड एयर को ही आप एयर में छोड़िए, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड ना हो। तो ठीक है, अब इसके अलावा हमें यही समझना है कि अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये भी समझते हुए कि एक टीचर का क्या हम रोल है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को लाने में। अगर आप लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं और फिर आगे जनरेशन में आप इस चीज़ को पास आउट करेंगे, तो टीचर का यही रोल बनता है कि वो समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रमों का, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करे, जिससे स्टूडेंट्स को जो भी करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में अवेयरनेस मिलती रहे। तो अवेयरनेस जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ होनी चाहिए। कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हैं, कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमने कार्यक्रम चला रखे हैं, अगर सूखे की कंडीशन है, अगर ड्रॉट की कंडीशन है, अगर वहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, तो इन सब चीज़ों में एक नॉर्मल पीपल का क्या रोल है और किस तरीके से उसको एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को सही यूज़ करते हुए ही अपने नेशन को, अपने नेचुरल हैबिटेट को बनाए रखना है। तो इन सब चीज़ों के प्रति उसको अवेयर रहना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि हमें यही नहीं जानना है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हो रहे हैं, रादर देन कि उनके हमको प्रोटेक्शन एक्ट्स भी जानने की ज़रूरत है। तो अब इसी के साथ हमारे पास एक प्रोटेक्शन के साथ ही हमारे पास एक कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी धारा है, जो भी उसकी कॉन्सेप्ट है, उसको हम अपने दैनिक जीवनचर्या में चलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहाँ की गई थी, इसमें स्पेसिफाई है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ब्रंटलैंड कमीशन ने सबसे पहले अवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट को सबमिट किया था, जिस रिपोर्ट में 1987 में 1987 में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी। अब इन्होंने ये कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही हमें सारी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए। What is required is to take into account the damage to environment as a degradation। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सोचते हुए ही हमें करना चाहिए। अब इसका एम क्या है? द एम शुड बी टू अचीव सस्टेनेबल लेवल ऑफ इन पीपल्स वेलफेयर एंड development. The primary concern is how many people can ultimately be supported by environment and at what level of quality of life। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कही गई थी। तो हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सब लोग कर रहे हैं, सब जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे यहाँ यूनेस्को ने भी सजेस्ट किए हैं, उनके तहत ही जितने भी गोल हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपने सारे डेवलपमेंट करने हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको यहाँ पे स्पेसिफाई इस तरीके से करेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। आपकी प्रेजेंट करंट जनरेशन की जो भी नीड्स है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना, बजाय कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, तो उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही हम अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज को यूज़ करें, उसका दोहन ना करें, उसको एक्सेसिव यूज़ ना करें कि वो आगे चलकर फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, पानी कहीं बह रहा है तो हमें उस पर अलर्ट हो जाना चाहिए। एक जन सामान्य की यही वहाँ पर रोल है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि उसका सोर्स कहाँ है, वहाँ से आप किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी करते हुए आप उस सोर्स को बंद कराइए, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या एम्फेसिस करता है कि एनर्जी एंड इट्स रिसोर्सेज मे बी रिन्यूड एंड बी केप्ट रिन्यूइंग, द वेस्ट बी चेंज्ड into raw material into waste into raw material, recycling of waste into raw material. Gross nation products and its growth target need not be sought
but what should be sought is the satisfaction of real human needs. The Greens says that growth means a cancer that threatened to spread worldwide and destroy all lives. They accept industry if it is on small scale and is for purpose of self-sufficiency. They advocate extensive decentralization. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया. उन्होंने कहा कि हम ग्रीन कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट करते हुए उन्होंने यहाँ पर बताया. ठीक है, तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात. अब उसमें इंडिया ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है. तो इन इंडिया द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस गेन्ड इम्पॉर्टेंस since 1970 after the UN sponsored conference on environment in Stockholm 1972. ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि यूएन ने सबसे पहले स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ की थी, तो वो की थी स्टॉकहोम्स में और 1972 में. तो यहाँ से ही इंडिया ने इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिया. इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड and laws were enacted on environmental protection in 1986. तो 1986 में ये लॉज बनाए गए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर काम करना शुरू कर दिया. तो हमें इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंडियाज़ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं. कंजर्व एंड डेवलप सेफ, हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग इन्वायरमेंट. तो सौंदर्य परक जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसका निर्माण करना है, हमको उसको सेफ रखना है, उसका संरक्षण करना है. अपग्रेड, डेवलप एंड मैनेज रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो गांव की और शहरी, ग्रामीण शहरी दोनों जो जनजीवन है उसको हम एक बैलेंस के रूप में स्थापित करते हुए ही जीवन का अपग्रेडेशन करेंगे. प्लान डेवलपमेंट ऑन साउंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल विद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इनकॉर्पोरेटिंग अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स. तो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको हम ये सोचते हुए कि इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स के साथ इन प्लान्स को डेवलप किया जा रहा है, ये भी हम रखेंगे. ये सब इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंडियाज़ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के अंतर्गत हैं. इसके अलावा कंजर्व द बायोटिक डाइवर्सिटी, सेफगार्ड द इन्वायरमेंटल विद इन द नेशनल मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, evolve environmental norms and establish effective mechanisms, preserve science landscapes, promote environmental education at all levels. जैसे कि आपको दिया जा रहा है, ये भी आपने समझा है कि ग्रेजुएशन लेवल में किसी भी कोर्स में, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे आप बीएससी करें, चाहे आप बीलिप करें, किसी भी कोर्स में इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड एक पेपर कंपल्सरी रखा गया है. क्यों रखा गया है? क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नर्सरी से ही आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो धीरे धीरे कर कर बताई जाती हैं, उसको लिंक रखा जाता है आपकी पढ़ाई को इन्वायरमेंट एजुकेशन से. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. डेवलप एडिक्वेट मैन पावर विद इन द कंपनी, विद इन द कंट्री. तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं. अब यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. तो मिसेस इंदिरा गांधी ने सबसे पहले हेड किया था अटेंडिंग 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विच वाज कॉल्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो रियो कॉन्फ्रेंस उसके बाद 20 साल बाद द रियो कॉन्फ्रेंस 20 ईयर्स लेटर वॉज कॉल्ड द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट. तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आउट किया था कि द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर एंड अनलेस इट वॉज एलिमिनेटेड थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स इट वॉज fertile to
टॉक अबाउट प्रोटेक्शन द प्लैनेट फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स। तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जैसे यूएनडीपी के साथ मिलकर, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इस तरीके से एक्शंस लेना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रोथ करना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सक्सेसिव चेंजेस हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प है, वो सारी चीज़ें इंडिया करती है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ भी मिलकर काम करते हैं, जो कि हमारी टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन नेशनल पार्क्स और कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सम मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू चेक इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को चेक करने के लिए बहुत ही फास्ट लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स ले रखे हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल कोड्स, जो ऐसे कोर्ट्स जहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मामला आ रहा है, उसको हम फास्ट लेवल पर स्पीडली जस्टिस देते हैं और उसमें हमें एक जजमेंट देना होता है। तो इसके लिए अलग से एक सेपरेट इन्वायरमेंटल कोर्ट्स का डेफिनेशन है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, और हम मार्केट में जाएं तो इसी तरीके के ISI मार्क्ड लेबल्ड इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स खरीदें जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। अनलीडिंग ऑफ पेट्रोल, रिफाइनरीज आर बीइंग प्रोसीडेड टू मेक देयर पेट्रोल्स लेड फ्री अनलीडिंग। तो पेट्रोल, क्योंकि आपको पता है एयर जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होती है फ्रॉम द लेड सब्सटीट्यूट्स, और जो भी अनबर्न लेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि उसके कंपोजिशन से निकलते हैं आफ्टर द बर्निंग ऑफ द पेट्रोल, तो वो हमारी एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर लेड फ्री पेट्रोल का भी इनिशिएशन लिया गया है, और जो अगर कंटेंट है भी तो वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। बैन ऑन हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो फसलों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे DDT है, BHC है, एल्ड्रिन है, मैलाथियोन है, इन सारे पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया गया है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं। नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट काउंसिल का गठन किया गया है जो कि ऑल ओवर प्लांट्स इनटू ब्रिक्स, सिटीज़, गार्बेज इनटू एनर्जी एंड सीवेज इनटू फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीज़ों को आपस में कन्वर्ट करते हैं। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, दिस मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज टू टेक आउट अ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस टू बी पेड इन 48 आवर्स। पोल्यूशन बाय मोटर व्हीकल्स, तो एंटी पोल्यूशन मेजर्स भी इसके लिए लाए गए हैं। Hotel near sea shores, action has been taken against a large number of hotels which encroach beaches in फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ लॉज। अगर इस तरीके से होटल्स बनाए गए हैं और उन्होंने परमिशन नहीं ली है बाय लॉ, तो उनको उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। नेशनल रिवर एक्शन प्लान, द प्रपोजल इज़ टू सेट अप द नेशनल रिवर अथॉरिटी विच विल प्लान पॉलिसी फॉर वाटर यूज़ एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल। जैसा कि आपने गंगा बैराज में देखा है, वहाँ पे भी एक तरीके का सेटअप रखा गया है जो कि नेशनल रिवर एक्शन प्लान के तहत ही गठन किया गया है। सोलर एनर्जी कमीशन, सिंस द एनर्जी सेक्टर इज़ द मेजर polluter, the idea is to create decentralized energy at the village level instead of multiplying the mainstream producer. नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, तो हर जगह आपको देखने को भी मिलता है कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, नो जोन है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एक्शंस जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और उसकी सस्टेनेबिलिटी पर हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके से एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पर इस टॉपिक के तहत दिया गया है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या होती है, उसका प्रोटेक्शन कैसे किए करेंगे, आपको उन सब लॉज के और प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बेसिस पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें लगता है कि इस टॉपिक के अंदर कवर हो गई हैं। इसके अलावा भी आपको और भी इलैबोरेटेड टॉपिक जो दिया जाएगा वो आपके लिए एज अ सप्लीमेंट काम करेगा। थैंक यू सो मच।